money and banking. The importance of term interest coverage ratio of a firm in India are: it helps in understanding the present risk of a firm that a bank going to give loan. It helps in every evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give loan to. The lower a borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse is the ability to service its debt. अच्छा, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि वो कोई भी बैंक की एक तरह से फाइनेंशियल हालत की वो कितना मतलब जो लोन दे रहा है तो उसको कितना रिस्क होगा या जिसको दे रहा है उसके उसके वो रिपे कर पाएगा कि नहीं, वो सब चीज़ें देखते हैं. The purpose of inter-creditor agreement signed by Indian bank and financial institutions recently, अब ये current affairs से रहा होगा, to aim at faster resolution of stressed asset of rupees 50 crore or more which are under consortium lending. This statement best describes the term Scheme for Sustainable Structure of Stressed Asset S4A. इसका क्या मतलब था? It is a scheme of RBI for reworking the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties. The Reserve Bank of India recent directive relating to storage of payment system data, popularly known as data dictate, command the payment system provider that they shall ensure the entire data relating to payment system operated by them are stored in systems only in India. ये मतलब उन लोगों के लिए दिक्कत थी, उन फर्म्स के लिए जो बाहर मतलब फॉरेन फर्म्स जो थी, क्योंकि उनके जो डाटा सेंटर्स थे वो बाहर थे, मतलब जो बहुत क्लोजेस्ट था वो भी सिंगापुर में था. ठीक है, तो उनको दिक्कत हो रही थी शिफ्ट करने में कि इंडिया से मतलब वहां से सिंगापुर से इंडिया कैसे लाएं, क्योंकि उनको फिर पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता. बाद में इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था. दिस कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट कैशलेस ट्रांजेक्शन. नीरज कुमार गुप्ता कमेटी इंपॉर्टेंट था कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए, नीरज कुमार गुप्ता कमेटी. दिस वन बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट. ये भी काफी न्यूज में रहा था बीच में. द चार्ज टू अ मर्चेंट बाई अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड. मतलब जब आप पहले पे करते थे डेबिट कार्ड से, या जो आपका वो एटीएम कार्ड होता था, तो उस पर जो भी ट्रांजेक्शन होता था उस पर बैंक चार्ज लेती थी उस मर्चेंट से. जो भी जैसे मान लीजिए आपने बुक खरीदी और आप अपने एटीएम से पे कर रहे हो, तो वो कहता था भैया मतलब कितना कैश हो, फिर आप अपना पासवर्ड डालते थे उस एटीएम का. तो वो उसी उसमें जो था वो डिवाइस, क्योंकि बैंक इशू करती थी और उसका वो चार्ज लेती थी. ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है जो भी था, तो वही मर्चेंट डिस्काउंट रेट था. दिस वन लिंक्स ऑल एटीएम्स इन इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. फिर करेक्ट स्टेटमेंट आर: नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल inclusion in country. SBI has launched Rupee a card payment scheme. ठीक है, रुपए उसी की तरह है जैसे हम लोग जो हमारा एटीएम है वही है, मतलब बस अलग अलग कंपनी का पहले हम यूज करते थे. कौन हम्म अमेरिकन करके था एक, और दो थे ना पहले, नॉर्मली दो ही थे, अब रुपए भी आ गया है. हम्म एटीएम पे लिखा रहता है. This is the most likely consequence of implementing the Unified Payment Interface (UPI). Mobile wallets will not be necessary for online payment. ठीक है, पहले ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या होता था कि आपको मोबाइल वैलेट बनाने पड़ते थे, उसमें पैसा जाता था, फिर वहां से वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर होता था, और फिर वैलेट से अकाउंट. लेकिन यूपीआई में डायरेक्ट आप अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है, किसी ऐप का यूज करके, जो यूपीआई ऐप होते हैं उनसे उनका यूज करके, जैसे आपका गूगल पे हो गया और भीम ऐप वगैरह हो गया, डायरेक्ट अकाउंट से अकाउंट होता है. With reference to bitcoins sometimes seen in the news, correct statement है: anyone with a bitcoin address can receive bitcoin from anyone else in with a bitcoin address. Online payments can be sent without either side knowing the identity of other. ठीक है, मतलब बिटकॉइन का एड्रेस होगा, आप एक बिटकॉइन के एड्रेस से दूसरे बिटकॉइन एड्रेस को पे कर सकते हो, तो उसमें जो यूजर है जो उसका हैंडल कर रहा है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है. ठीक है, आप बिना जाने ही भेज सकते हो, या किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता चलेगी. ऑब्वियस बात है, आपको तो पता ही रहेगा किसको भेज रहे हो. With reference to non-fungible token (NFT), the correct statements are: they enable the digital representation of physical assets. They are unique cryptographic token that exist on a blockchain. ठीक है, एनएफटी को ऐसे समझो जैसे मान लो कि
एक ही तरह के कई सारे आइटम होते हैं, फ्रिज हो गया आपका या व्हीकल हो गया, ठीक है। सारे व्हीकल देखने में एक जैसे होते हैं, हाँ, पर उनमें कुछ चीज़ें बहुत यूनिक होती है। जैसे उसका चेचिस नंबर होता है, हर गाड़ी का जो मशीन होता है उसमें चेचिस नंबर होता है, सबका यूनिक होता है। देखने में सारे मॉडल जैसे दिखेगी, मतलब सारी गाड़ी जैसे दिखेंगी, पर उनका चेचिस नंबर यूनिक हो गया, इसलिए आपको अलग नंबर एलोकेट होता है ना। तो ये भी वैसा ही है, जो कोई फिजिकल एसेट है उसको उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है, और उनको एक एक नंबर जो भी असाइन करते हैं वो यूनिक नंबर होता है अपने आप में, दूसरा उसका नहीं कॉपी कर सकता, ठीक है, दूसरा उस नंबर का नहीं हो सकता। तो वो क्रिप्टोग्राफिक टोकन टाइप का होता है, जिसको आप खरीद या बेच सकते हो, जैसे आपकी गाड़ी आप खरीद या बेच सकते हो। The sum of these constitutes broad money. Broad money यानी M3 in India. Currency with public. Demand deposit with banks. Time deposit with banks. Other deposit with RBI. ठीक है. If you withdraw rupees 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the intermediate effect on aggregate money supply in economy will be unchanged रहेगा, ठीक है। क्यों अनचेंज रहेगा? क्योंकि जो बैंक के पास है वो ऑलरेडी मार्केट में है, ठीक है। तो जब मार्केट में है, वो आपके पास रहे या बैंक के पास रहे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज बताइए सर, ये जो एनएफटी और ये एनईएफटी वाला वो अलग है ना, ये दोनों चीजें? एनईएफटी तो दूसरा, वो नियर नियर वो कौन सा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वाला वो जो था, वो दूसरी चीज है, वो तो है बैंक ना? ट्रांसफर वाला होता है। एनईएफटी जो हाँ, होता है ये ये हाँ, ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। ठीक है। फिर इफ यू, अच्छा ये हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स: डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, और saving deposit with banks, currency. The correct sequence of asset in decreasing order, correct sequence of these asset in decreasing order of liquidity. तो सबसे ज्यादा लिक्विड करेंसी है। लिक्विडिटी मतलब जिसको आप तुरंत ओ, खर्चा कर पाओ, वैसे समझ लो, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड पे कौन सा है? डिमांड डिपॉजिट होगा। हाँ, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, जो आप सेविंग अकाउंट में जो आपके रहता है। फिर उसके बाद टाइम डिपॉजिट है, ठीक है। फिर 3 और 2 है, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में दिक्कत क्या है कि जब तक टाइम नहीं होगा तब तक आप उसको निकाल नहीं सकते हो। जैसे आपने फिक्स करा लिया, जिसको आपको तो पैसा फिक्स करा लिया, ठीक है, तो वो टाइम डिपॉजिट एक तरह का। आपने 4 साल के लिए करा तो 4 साल पे ही आप निकाल पाओगे ना उसको, उससे पहले तो नहीं मिलेगा कुछ। या उनका अगर कुछ अगर स्कीम हो अलग तो अलग बात है, अदरवाइज वो टाइम डिपॉजिट में आते हैं। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर, हमने अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे बैंक लोन देती है किसी को और वो इन्वेस्ट करता है कहीं पे, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट से मतलब जॉब जनरेट होगी और लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है। अब लोगों की इनकम बढ़ी और फिर उनके खर्चे, उन्होंने खर्चा किया, फिर वो बैंक में जाएगा, ऐसे मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इन इंडिया इज डिफाइंड एज ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी, ठीक है। What is black money? Illegal income upon which income tax is not paid. This effect of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India, loss of revenue to the state exchequer due to tax evasions. ठीक है। ब्लैक मनी से क्या मतलब, जो इलीगल इनकम होती है, या जैसे घूस कह लो या जो भी वो बचा लेते हैं, मान लो जरूरी नहीं कि घूस मतलब घूस ही सिर्फ नहीं होता ब्लैक मनी। जो मतलब बिजनेसमैन अपना छुपा लेते हैं पैसा, ठीक है, किसी भी तरीके से, ये जिसको टैक्स में नहीं इंक्लूड किया जाता है, वो भी ब्लैक मनी ही है एक तरह से, ठीक है। दिस वाज नॉट द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ठीक है। पेपर करेंसी वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया 1862, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1862 में पेपर करेंसी स्टार्ट की गई थी मतलब इंडिया में। फिर द नया पैसा वाज इंट्रोड्यूस विद द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज बिकम पैसा ऑन जून 1 1964, ठीक है। नया पैसा डेसिमल सिस्टम के साथ कॉइनेज इंट्रोड्यूस किया था, पैसा बना था 1 जून 1964 में। इन इंडिया द डेसिमल कॉइनेज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1957। डेसिमल कॉइनेज हम समझ नहीं पा रहे वैसे, कहीं डेसिमल तो देखा नहीं है यार।
वो वही क्या एक आना दो आना जो करके था पहले। दिस स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। ठीक है, जैसे उस पे लिखा रहता है ना नोट, मैं धारक को ये करने का वचन देता हूँ, तो वो जिस पे लिखा है वो लीगल टेंडर है एक तरह से। ठीक है, तो उसमें क्या रहा है कि मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब मान लीजिए सर, उस हम्म, कॉइन आप मान लीजिए कॉइन में डील करते हैं, कॉइन से पैसा दे रहे हैं, उसमें तो लीगल टेंडर नहीं लिखा रहता है, तो उसमें ऐसे आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं हमारे मनी को। नहीं कर सकता वैसे तो लीगली, मतलब हाँ वो कहते कि नहीं चलता है, वैसे कई बार होता है ना सिक्का कह देते नहीं चलता है सिक्का। ठीक है, कई बार हमने तो देखा इस था पर तो नहीं दिल्ली लिखा में। रहता है मैं धारक को। दिल्ली में हाँ। एक एक 5 का सिक्का आता है ना जिसमें से लहर बनी होती है, वो सिक्का नहीं लेते हैं, और यूपी में लेते हैं वो सिक्का। अरे यहाँ तो 1-2 रुपए भी नहीं लेते कहीं कहीं। हाँ, यूपी में तुम्हें छोटे जो छोटे वाले 1 रुपए के सिक्के आते हैं वो नहीं लेंगे। वो नहीं बड़ा ही लेते। सिक्का लेते हैं, क्या करोगे? तो वो मना कर देते हैं वैसे। वैसे उस पे लिखा वो मतलब इलीगल है वैसे, नहीं मतलब लेना चाहिए वैसे, ठीक है। तो लेकिन वो लीगल टेंडर है। दिस स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द पावर टू प्रिंट करेंसी नोट्स अप टू नोट्स रुपीज अप टू 10,000। अच्छा, रिजर्व बैंक को कितना मतलब 10,000 का नोट बना सकता है, ये बढ़िया यार। हाँ, मतलब 10,000 तक के नोट छाप सकता है, लेकिन अभी हमारे कितना का 1,000 का भी नहीं होता ना, 2,000 कैंसिल हो गया। ठीक है। Note issuing department of RBI should always possess the minimum gold stock of worth 115 करोड़। ठीक है। इन इंडिया करेंसी नोट्स शायद 4 मिंटिंग मिंटिंग मतलब मिंटिंग प्रेस हैं इंडिया में ना, 4 मिंटिंग प्रेस हैं। अब शायद इसमें नाम हो तो अच्छी बात है, वरना देख लेंगे। In India, currency notes issue system is based on minimum reserve system. ठीक है, currency notes issue system based on minimum reserve system. RBI issue currency notes against gold, foreign security, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, आरबीआई जो नोट इशू करती है, करेंसी नोट इशू करती है, वो गोल्ड, फॉरेन करेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी पर इशू करती है। इट इज ऑथराइज टू इशू कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसीलिए शायद कॉइन्स पर नहीं लिखा रहता है ना, उस पे तो नोट्स पर गवर्नर की साइन रहती है, कॉइन्स पर कुछ नहीं रहता, तो फिगर वगैरह बने रहते हैं। कॉइन्स आर मिंटेड, हाँ ये देखो मिंट, अपने मिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है, कॉइन्स कहाँ कहाँ मिंट होता है, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, हैदराबाद। ठीक है, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, हैदराबाद। करेंसी एक्सपेंशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय हायर प्राइसेस। With reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by expansionary policies, fiscal stimulus, higher purchasing power। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह रहा है किससे हो सकता है या किससे बढ़ सकता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुलस, पावर। फिर ड्यू टू इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स। ठीक है, this is the definite implication of a fall in inflation rate. Prices are increasing more slowly than before। ठीक है। अच्छा, इनके लिए एक टर्म होता है, 3 चीज होती है ना, एक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एक सॉरी, और कोई चीज होता है ना, स्टैग होता है क्या? स्टैग होता है क्या? स्टैगफ्लेशन। हाँ। स्टैगफ्लेशन भी होता है। हाँ, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब जानते हो कि प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है, चाहे बढ़े। ठीक है, इसमें प्राइसेस बढ़ रही है इन्फ्लेशन में। ठीक है, और डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस बढ़ रही है पर उसका रेट कम हो रहा है। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है पर उसका रेट कम हो रहा है। डिफ्लेशन का मतलब होता है कि डिफ्लेट हो रही है, मतलब प्राइसेस घट रही हैं जितनी थी। ठीक है, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या, स्टैगफ्लेशन कुछ और है, शायद रुक गया है क्या, स्टैगफ्लेशन में क्या है। हाँ मैम,
स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक फिनोमेना कैटेगराइज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, रिलेटिवली हाई एम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग प्राइसेस। अच्छा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है स्टैगफ्लेशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है हाँ, इसमें, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है ज्यादा। इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन भी है, हाँ इन्फ्लेशन भी है इस समय, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तीनों चीजें हैं, तब ये स्टैगफ्लेशन होगा। फिर दिस इज द डेफिनेट इम्प्लीकेशन ऑफ फॉल इन इन्फ्लेशन रेट। अच्छा, ये तो देखा था अभी। हु बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन? डेप्टर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेप्टर को कम पे करना पड़ता है, तब जितना उन्होंने लिया है उससे कम प्राइसेस, क्योंकि मनी की वैल्यू घट जाती है। इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल इन दिस सेक्शन, टू दिस सेक्शन ऑफ इकोनॉमी, वही डेप्टर था। और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो उसको क्रेडिटर को फायदा होगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेप्टर्स। ठीक है, देखा था हमने। इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर्स, नहीं, उसकी, क्योंकि उसकी प्राइसेस, उसके लिए प्राइसेस कम हुई तो उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड होल्डर के पास फिक्स पैसा है ना, तो उसका मतलब जितने लगाया था उसकी वैल्यू कम हो गई, अब दिक्कत हो गई, उसको कम मिलेगा, उसको पैसा कम मिलेगा। अब इसको इसको कम देना पड़ेगा, देने वाले को तो फायदा कम हुआ ना देना कि हमको कम पड़ेगा। देना पड़ रहा है। तो पहला वाला इसमें सही, दूसरा वाला नहीं। फिर a zero rate of inflation obtains necessarily in a year where annual rate of inflation in every week of the year is zero। ठीक है, कह रहा है जीरो रेट इन्फ्लेशन तब होगा जब हर हफ्ते इन्फ्लेशन की वैल्यू जीरो होगी। दिस इज, वैसे इन्फ्लेशन अच्छी चीज होती है पर उसकी एक लिमिट हो, जैसे मान लो कि 3 से 4% तक का इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है। ठीक है, हाँ 3-4%, उसके ऊपर जब जाता है तब दिक्कत होती है, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं तो फायदा नहीं होगा, और अगर फायदा नहीं होगा तो वो उसी लूप में फंस जाएंगे कि हम जितना बना रहे हैं उतना ही मिल रहा है, जितना बना रहे हैं उतना मिल रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। This statement is an appropriate description of deflation. It is a persistent fall in जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, persistent fall, जैसे बताया था, इन्फ्लेशन में बढ़ रहा है, डिफ्लेशन में घट रहा है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का है और ये डिफ्लेशन का है। ठीक है, ये प्राइस है, प्राइस, ठीक है, प्राइस। A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to base effect। Base effect का मतलब क्या है? It is impact of the price level of previous years on calculation of inflation rate। ठीक है, this government step has proved relatively effective in controlling the double digit rate of inflation in Indian economy in recent years, containing budgetary deficit and unproductive expenditure। अच्छा, इन्फ्लेशन को घटाने में पूछता है कि क्या क्या मदद किया। असर्शन इज है, द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम tackling the situation is due to deficiencies existing in the economy such as supply bottleneck and inefficient distribution। ठीक है, दोनों ही सही है और एक एक्सप्लेनेशन भी है। कोर इन्फ्लेशन डिफाइंड एज, बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या मतलब होता है? मैम बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मतलब होता है जहां, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन साइड भी सही है और सप्लाई साइड भी, डिमांड सही है, मतलब डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों तरफ सही है, लेकिन बीच में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ इन्होंने प्रोडक्शन ठीक किया, प्रोडक्शन साइड में सही है, डिमांड भी ठीक ठाक है उसकी मार्केट में, पर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही है, बॉटल नेक है कहीं पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटल नेक। ठीक है, तो वो है सप्लाई बॉटल नेक एंड हाँ, मतलब इनएफिशिएंट। सर्विस डिक्रीज हो जाती हाँ, देखो इनएफिशिएंट अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं नॉर्मली प्याज के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं दिल्ली में, लेकिन वहाँ महाराष्ट्र में प्याज फेंका जा रहा होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो फिगर है कि इंडिया में प्याज की जो वो है प्रोडक्शन अच्छा है, पर वो जहाँ पे पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है किसी कारणों से ना, तो वो बॉटल वही है,
बॉटलनेक इन्फ्लेशन। वहां पे 100 रुपए किलो में बिक रहा है, मतलब लोग खरीद रहे हैं 100 रुपए किलो में, और यहाँ 1-2 रुपए किलो का भाव है, और वो फेंक रहे हैं प्याज की, भाई प्राइसेस नहीं मिल पा रही हैं। हाँ। Okay, I got it. Core inflation is defined as headline inflation excluding both food inflation and fuel inflation। क्यों कोर इन्फ्लेशन में इन दोनों को हटा देते हैं? क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन। फ्यूल और फूड की प्राइसेस, एक तो फूड जो होता है, फूड की प्राइसेस सीजनल होती है ना, जैसे जिस चीज का सर प्रोडक्शन होगा। हाँ, शायद यू फूड और फ्यूल को कर देते हैं, क्योंकि सर ये बहुत नेसेसरी डिमांड है सर, इसके बिना मतलब इकॉनमी चलेगी नहीं, आप खाना तो खाएंगे ही और फ्यूल कंज्यूम होगा ही होगा, हाँ, पर इनका तो इसलिए जो बहुत हाँ मतलब इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है? कब बढ़ जाएँगे, कब घट जाएँगे, आपके कंट्रोल में नहीं होगा कई बार। जैसे हाँ इंटरनेशनल इवेंट भी आपके हाँ फ्यूल इन्फ्लेशन को घटाती बढ़ाती हैं। जैसे अभी हाँ 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 यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, तो फ्यूल का प्राइसेस बढ़ गया था, घट गया था उस हिसाब से, ठीक है? तो वो सब भी उसको वो करती हैं। बाकी चीज़ें आपके हाथ में रहती हैं कि हाँ ठीक है, हमने प्रोडक्शन सुधार लिया अपना, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, पर उसको नहीं कर सकते हो। अब मान लो किसी साल क्या कहते हैं सूखा पड़ गया, तो क्या कहते हैं फूड प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, अचानक से फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है? वो आपके हाथ में नहीं है ना, तो उसको कई चीज़ें मैं इफेक्ट तो करती हैं और बहुत मतलब वोलाटाइल मैं होती है जिससे फूड पढ़ा और था फ्यूल तो की उन्होंने प्राइसेस। हाँ हाँ ये तो उन्होंने ये बताया था सर कि जो फूड और फ्यूल होता है ये मतलब मोस्ट नेसेसरी डिमांड होता है, मतलब आदमी इसको हो सकता है, मतलब इसको उसको इसलिए इसको तो नहीं हटा दो, बाकी सब चीजें तो हाँ, वो बात सही है, नेसेसरी डिमांड तो है, लेकिन एक्सक्लूड करने का रीजन है कि बहुत वोलाटाइल होता है, फिर आपको एग्जैक्ट हाँ इन्फ्लेशन के वो मतलब नहीं मिल पाएगा वैल्यू, ठीक है? राइट हाँ, हर जी महीने जी बहुत ज्यादा वेरी करता है ना उसका प्राइस। हम्म। Inflation indicates the rise in prices of a basket of commodities on a point to point basis, ठीक है? मतलब एक बेस ईयर होता है, जैसे मान लो अभी 2011-12 है, ठीक है? 2011-12 है, तो उसमें कई सारे कमोडिटीज उनको ले लिया, इसकी प्राइसेस फिक्स कर दी कि इस साल इतना रुपया था, इतना रुपया था, इतना रुपया था। अब आज के टाइम में मान लो 2024 है, तो 2024 में उसकी क्या प्राइसेस हैं, ठीक है? अब ऑब्वियसली बात है, बढ़ गई होंगी इतने दिन में, तो उस हिसाब से वो देखते हैं कि कितना परसेंट बढ़ा है, और फिर एवरेज करके बताते हैं कि इतना परसेंट इन्फ्लेशन है, ठीक है? मान लो कोई चीज़ 10 रुपए में थी, अब यहाँ 30 रुपए मिल रही हो, ठीक है? तो बता देंगे भाई कि इन्फ्लेशन है 20 रुपए का। हाँ, inflation rate going down does not mean prices are declining। इन्फ्लेशन रेट मतलब इन्फ्लेशन का रेट इसमें बोल रहा है, नॉट इन्फ्लेशन, दोनों अलग अलग चीज है। अभी मैंने ऊपर समझाया था डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, ठीक है? डिफ्लेशन में प्राइसेस घटती हैं, डिसइन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ रही हैं पर उनका रेट कम हो गया है। मतलब मान लो कि पहले बार 5 रुपए था, फिर 10 रुपए था, ठीक है? फिर 15 हुआ, ठीक? तो ये देख रहे हो एक कांस्टेंट रेट है, बढ़ रहा है। अब की इसमें हुआ 5 रुपए था, फिर 7 रुपए हो गया, ठीक है? फिर 9 रुपए हो गया, ठीक है? रेट घट कम हो गया ना, लेकिन प्राइसेस बढ़ रही हैं। समझ में आ रहा है? तो वो डिसइन्फ्लेशन है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर उसका रेट कम हो रहा है, ठीक है? मतलब ये भी मान सकते हो 5 है तो 10 हुआ, अब यहाँ पे 12 हुआ, तो रेट जो है कम हो गया, लेकिन प्राइसेस बढ़ रही हैं। लेकिन इन्फ्लेशन क्या होता है, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही होती है, एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही होती है, ठीक है? This is correct about inflation. The inflation rate in India is calculated on the basis of consumer price index combined, ठीक है? Uh, the most common measure of estimating inflation in India is consumer price index। कल हमने यही देखा था ना, और वो बोल रहा था उसमें WPI, कल या आज देखा था सुबह शायद ना। था, सुबह था, हाँ, सुबह। सुबह ना, जबकि हम्म CPI होता है। हम्म In India, headline inflation is based on CPI combined। हेडलाइन और ये कोड सेम ही होती है क्या? हाँ मतलब शायद। का नाम है ना, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ था कोर, ऊपर नीचे हेडलाइन लिखा हुआ था। हो सकता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं सर नॉर्मली सेम जो नहीं होता। कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन उनको कहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में जो दिखता है कहते हैं वही हेडलाइन इन्फ्लेशन है। न्यूज़ में जो दिखता है बिना लाग लपेट के, ये शायद एवरेज होगा। अच्छा, ठीक है। एग्जैक्ट डिफिनेशन देखनी पड़ेगी। कोर में तो वो उन्होंने कहा कि कोर में आपका फूड और फ्यूल माइनस कर देते हैं, ठीक है? हाँ, हेडलाइन में एक्सक्लूड देखना कर पड़ेगा, देते शायद हैं। इंक्लूडेड होता है, हेडलाइन में नहीं, इंक्लूडेड होता है इसी मेरे में ख्याल ये से। देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ था, ऊपर कोर लिखा था, फिर नीचे लिखा था कि हेडलाइन एक्सक्लूडेड फूड एंड फ्यूल।
कहाँ पे? तो ये ये इधर कहाँ है? साइड हेडलाइन में है जाइए। एक्सक्लूडेड फूड एंड फ्यूल हाँ ऐसे लिखा हुआ है। तो वही ना, हाँ कोर लिखा है, कोर हेडलाइन में एक्सक्लूडिंग नीचे हाँ फूड और फ्यूल, हाँ ठीक है। तो उसमें जो है मतलब हेडलाइन में ये दोनों इंक्लूड रहते हैं। सीपीआई सीपीआई में। सीपीआई हो गया ना। हाँ सीपीआई है वही, लिखा तो है सीपीआई कंबाइंड, ठीक है, सारी चीजें उसमें। The 4% inflation target with tolerance of ±2% for period of 2016 to 21 was fixed by Government of India। वो कौन सी संस्था है? अभी तो उसका हुआ था ना, अ, अरे आज ही तो मीटिंग हुई थी, न्यूज़ में था, गवर्नर जिसमें बैठते हैं, यार नाम भी नहीं याद आ रहा, चलो भी शायद याद आ जाए जीएसटी जिसमें का हो। नहीं जीएसटी काउंसिल नहीं, नहीं नहीं नहीं। वो जो इन्फ्लेशन फिक्स करती है, कितना परसेंट उनको कंट्रोल करना है, और नहीं होता जवाब देते हैं, एमपीआई एमपीसीआई ऐसी कुछ है यार, नाम नहीं याद आ रहा है, आज सुबह तो न्यूज़ और में सर था। इन्फ्लेशन टारगेटिंग उर्जित पटेल कमेटी ने मतलब उसके द्वारा था। हाँ उर्जित पटेल कमेटी ने ही तो वो वाली संस्था भी बनाने का कहा था, जो संस्था उन्होंने कौन सी? बनाई थी वही तो थी वो। अरे यार उसका नाम ही तो नहीं याद आ रहा मुझे, आज ही मीटिंग हुई थी, आज की न्यूज़पेपर में था पहली हेडिंग, चलो देखते हैं बाद में। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं पढ़ते हैं। वही तो कहने याद नहीं आ रहा है, रुको दिखाते हैं। यहाँ पे तो आरबीआई लिखा है। एक मिनट, सर ये आदित्य हैंड रेस कर रहा है। एक मिनट, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अच्छा मॉनेटरी ठीक पॉलिसी है। कमेटी चला हाँ गया वो। वही तो डिसाइड करती है ना। The annual rate of inflation in India during the 2021-22 based on monthly average of wholesale price index was 13%। ठीक, ये तो कोरोना की वजह से था खैर। Correct statement are the weightage of food in consumer price index is higher than the wholesale price index, or the WPI does not capture change in prices of services, which CPI does, or Reserve Bank of India has now adopted CPI combined as its key measurement of inflation and to decide changing the key policy rates। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का ही मीटिंग हुआ था, जो ये डिसाइड करती है रेट वेट। और इसमें क्या कह रहा है कि वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन दैट ऑफ डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई में बताया था मैंने कि किसी भी उसका पूरा टोटल एवरेज लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एग्जैक्ट नहीं, चेंज नहीं है पता कि जो कंज्यूमर है उसको कितना नुकसान हो रहा है या उसके ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है, वो डब्ल्यूपीआई में नहीं रिफ्लेक्ट होता है, सीपीआई में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए सीपीआई अच्छा मेजर माना जाता है। फिर कहते हैं करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीपीआई, it computes price changes in both goods and services. It is computed by National Statistical Office. It is taken as measure of inflation while formulating monetary policy by RBI। ठीक है, CPI के बारे में है। It brings out the consumer price index number for industrial worker, the labor bureau, ठीक है, या लेबर मिनिस्ट्री जो भी कह लो, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए लेबर ब्यूरो या लेबर मिनिस्ट्री जो भी। The base of CPI for industrial worker has been shifted from 2001 to 2016। ठीक है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए उसका बेस ईयर अलग है, 2016 है। बाकी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के लिए हमने देखा था 2011-12 है। The price index, the price index is used to compensate the wages of central government employees। CPI for industrial workers उस पर होता है, ठीक है। The basis for determining dearness allowance for employees of India is CPI। This institution या office brings out the wholesale price index data in India। Office of Economic Advisor, Ministry of Consumer and Industry, Commerce and Industry, ठीक है। अच्छा हाँ बताया था, WPI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करती है, उसमें भी जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो पब्लिश करता है। और इंडस्ट्रियल वर्कर का लेबर ब्यूरो या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जो भी है। हाँ, द वेटेज इन परसेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन कैलकुलेशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इज 64.23%। वेटेज किसका? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का। With reference to wholesale price index, the correct statement are the new WPI series with base 2011-12 is equal to 100। ठीक है, बताया था WPI और CPI का बेस ईयर जो है वो 2011-12 है, और जो भी
इंडस्ट्रियल वर्कर वाला था, ठीक है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, उसका 2016 है, ठीक है। विद WPI सीरीज वेट ऑफ प्राइमरी आर्टिकल्स, अब ये तो फालतू चीज है, ये बंदा बार बार आके हाथ खड़ा कर रहा है, अभी नहीं, हमें पता है बकवास ही करेगा। In calculation of index of wholesale price, this sector is assigned maximum weightage manufactured product, ठीक है, किसमें कह रहा है होलसेल प्राइस में, अच्छा होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को। अब 34% कितना दिया गया था, WPI का था ये, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को 64.23% कर दिया गया है, ठीक है, नई सीरीज में। The new WPI series was introduced on 12 May 2017, effective on April 2017, कोई मतलब नहीं है। The base year for all India wholesale price index has been changed by the government from 2004-5 to 2011-12. ऑल इंडिया होल, अब भाई इसका क्या मतलब है, अभी तो हमने देखा WPI का 2000 नहीं, हाँ सही है, 11-12 ही है, वो तो इंडस्ट्रियल वर्कर का 2016। फिर वही पूछ रहा है। October 2009, a decision has been taken that the base year of wholesale price was shifted। बताओ, ये 2009 में इन्होंने चेंज भी किया तो 2004-5 के उस पे किया, और फिर अभी रिसेंटली उन्होंने उसको 11-12 पे रखा। With reference to India, the correct statement are wholesale price index in India is available on a monthly basis only as compared to consumer price for industrial worker. The WPI give less weightage to food articles, ठीक है, क्योंकि फूड आर्टिकल्स ऑन एन एवरेज नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी जो इनपुट वाली चीजें होती हैं उनको एवरेज में ले सकते हो, ठीक है। द करंट प्राइस इंडेक्स बेस 1960 इज नियरली 330। दिस मींस वेटेड मीन ऑफ प्राइसेस ऑफ सर्टेन आइटम हैज इंक्रीज 3.3 टाइम्स। अब ये कैसे कैलकुलेट किया नहीं पता। द Producer price index measures the average change in the prices of produced good and services. Producer price index, ठीक है, जो प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनकी प्राइस में चेंज। Assertion reason है cost push inflation is caused by shifting aggregate supply curve. Shift in aggregate supply curve takes place because of increase in wages। तो ये दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये अगर ग्राफ पढ़ा होगा अपने इकोनॉमिक्स से तो उससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा, ऐसे बताने में तो नहीं क्लियर होगा। It is not a method to control inflation, reducing the interest rate। हाँ सही बात है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, घटाया नहीं जाता। क्यों बढ़ाया जाता है, दो रीजन है। एक तो मतलब लोग पैसा ज्यादा अपना जमा करें बैंक में ताकि मार्केट से मनी क्या कहते हैं मतलब खींच सकें वो। दूसरा कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, मतलब जो लोन देने वाला इंटरेस्ट रेट होता है अगर वो ज्यादा रहेगा तो लोग कम लोन लेंगे, इसलिए मार्केट में कम पैसा जाएगा, तो इन्फ्लेशन घटेगा धीरे धीरे। These are methods to control inflation: controlling the demand, controlling the supply of money, rationing of commodities, increasing the rate of interest, ठीक है। With reference to inflation in India, this statement is correct। Decrease money circulation helps in controlling inflation, ठीक है। अब मनी सर्कुलेशन को घटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये सारे जो तरीके हैं लगभग उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, कमोडिटीज को रेशन कर दो, या जो मनी सप्लाई उसको कंट्रोल कर लो, ठीक है, डिमांड को कंट्रोल कर लो, जो भी है। जब लोगों के पास पैसा आता है तो डिमांड बढ़ जाती है किसी भी चीज की, ठीक है। ऑब्वियस बात है, किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, हाँ, और अचानक से प्राइस बढ़ा देते हैं ना, आपने देखा। India has experienced persistent and high food inflation in recent past. These could be reasons, क्या reason हो सकते हैं? As a consequence of increasing income, the consumption pattern of people have undergone a significant change. The food supply chain has structural constraints, ठीक है, अच्छा उतना ही था। फिर between October 2009 and Feb 2010, the inflation rate in India was negative। अब ये हो सकता है 11 का क्वेश्चन रहा हो या 10 का क्वेश्चन रहा हो, तो नहीं कह सकते, ठीक है। अब करंट के हिसाब से हम देखेंगे।
In India, the first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was Awadh Commercial Bank. ठीक है, पहला बैंक जिस पर लिमिटेड लाइबिलिटी थी जो इंडियन द्वारा मैनेज किया गया था, अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरओ में ऐसी चीजें पूछ लेता है। With reference to India, consider the following: nationalization of bank, formation of regional rural banks, adoption of villages by bank branches. Among the consider the steps taken achieve financial inclusion. मतलब एक तरह से क्रोनोलॉजी बतानी है, तो इसमें 1 2 3 ही है। ये 1969 था। हाँ, और ये और रूरल रीजनल बैंक्स ये 2 अक्टूबर 1975। 75 और ये एडॉप्शन ऑफ विलेज ये पता नहीं। मुझे भी नहीं पता इसका। ठीक है, अच्छा नीचे है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये क्या नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा 1956। हाँ, नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, एनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951। ये कुछ और है, लेकिन जो नेशनलाइजेशन हम लोग जानते हैं वो ये 1969 में जब इंदिरा गांधी आई थी तब था। ठीक है, ये स्टेट बैंक का नेशनलाइजेशन दूसरी चीज है 1955 में। ये उस नेशनलाइजेशन से नहीं रिलेटेड है जिसको हम लोग जानते हैं। उसमें कई सारे बैंक एक साथ किया था ना, 13-14 बैंक को एक साथ नेशनलाइज किया था। हाँ, 14। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नेशनलाइज 14 बैंक। देखो ये है जुलाई 1969। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई और नेशनलाइजेशन ऑफ एलआईसी। तो एलआईसी वाला हमने अभी देखा था 1956 में, और एसबीआई वाला भी देखा था, ये था 55 में। ठीक है, और ये 1969। हाँ, और और आरबीआई एसबीआई 1935 है ना, 1955 और ये 1935 34 ऐसे कुछ होगा। एलआईसी का 1956। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें फिर यही आ जाएगा आरबीआई। ठीक है, 34 35 में जब भी रहा हो तो सबसे पहले आरबीआई है, या उसके बाद दूसरा 55, फिर 56 और 69। ठीक है, देखना एक बार आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। मेरे ख्याल से 48 49 में हुआ है। 35 है, फिर से देखना, क्योंकि वो तो आरबीआई एक्ट पास हुआ था ना, तो तब तो हमारी सरकार थी भी नहीं, तो नेशनलाइज कैसे कर लिया? मतलब तब तो अंग्रेज थे ना, हम लोग थोड़ी थे। नेशनलाइजेशन देखना, एक सेकंड। जनवरी 1949। कितना 1959 49 ना 1949, हाँ वही मुझे लग रहा था। तो 49 में वो है। ठीक है, फिर करेक्ट स्टेटमेंट आर गोरेवाला कमिटीज रिकमेंडेशन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 6 कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन अप्रैल 1980। ठीक है, पहला नेशनलाइजेशन 69 में हुआ था, फिर उसके बाद 1960 में किया था इन लोगों ने, 1980 में, सॉरी। ठीक है, फिर with reference to ease index, this statement is correct. It is way to measure the performance of public sector banks, ease index. The number of public sector scheduled commercial banks in India excluding State Bank of India group is presently 11. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हटा दें तो 11 पब्लिक सेक्टर शेड्यूल्ड बैंक कमर्शियल बैंक्स हैं। अब पता नहीं ये कब का है, अगर रिसेंट का तो अच्छी बात है, देखना है। The recent amalgamation of public sector banks in India is aimed at these multiple gains, economies of scale, मतलब economies of scale मतलब कि कितना बड़ा कोई बैंक हो सकता है, वो मतलब उसकी कोई भी चीज जब बहुत बड़ी हो तो उसका अलग फायदा होता है वो चीज। Improved access to capital covering larger geographical areas और banks of global size। ठीक है, जैसे हमने देखा था टॉप 10 ग्लोबल बैंक्स में करीब 5-6 जो हैं वो चाइना की ही हैं। ठीक है, उनके बैंक बहुत बड़े हैं। The function of commercial bank in India include purchase and sale of share and securities on behalf of customers, acting as executor and trustee of wills। ठीक है, commercial banks क्या क्या करती हैं?
purchase shares on behalf of customer, acting as executor and trustee of wills. Among ICICI, HDFC, Indian Overseas Bank, UTI Bank, it is commercial bank of public sector, Indian Overseas Bank. ठीक है, अभी शायद वो डीसी वाला भी कॉन्सेप्ट है. इट इज अ प्राइवेट बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ पंजाब. और कौन सा है, एक और बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी है वो. अच्छा हाँ, पीएनबी गवर्नमेंट है, बैंक ऑफ पंजाब प्राइवेट है. Among Bank of Baroda, Canara Bank, ICICI Bank and Punjab National Bank, it is not a nationalized bank, ICICI Bank. ठीक है. The State Bank of India was established in 1955. ऊपर हमने देखा था. Largest commercial bank of India State Bank ही है. Largest public sector वही SBI. और this commercial bank of India comes in top 100 global banks SBI. सोचो top 100 में आ रहा, top 10 में नहीं है. मतलब इतना बड़ा बैंक है फिर भी इसकी उतनी साइज नहीं है अभी. This bank formed है ना, हाँ कितनी आईसीआई 1955 में. लिखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट हाँ, डेट. अभी देखा था मैंने 1955. अभी शायद हो आगे. दिस बैंक हैज फॉर्म्ड फार्मर्स क्लब टू रीच आउट टू फार्मर्स इजली. स्टेट बैंक अक्टूबर 2020. एसबीआई चेयरमैन हैज बीन दिनेश कुमार खारा. अभी देखना पड़ेगा रिसेंट में कौन है, यही है कि दूसरे हैं. विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो, दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट. अब इसका नाम एफएसआईबी हो गया है. Recommends the selection of heads of public sector banks, BB. Now FSIB helps the public sector bank in developing strategies and capital raising plan. ठीक है. At present, chairman of public sector banks are selected by Financial Service Institution Board, FSIB, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था पहले. ये ना चेयरमैन इसके चल्ला श्रीनिवासोलु शेट्टी हैं. किसके, एफएसआईबी के, नहीं, एसबीआई के. एसबीआई के. अच्छा अच्छा, हाँ वो क्या एसबीआई नाम के था, हैं. चल्ला चल्ला श्रीनिवासोलु शेट्टी. अरे सीएस शेट्टी ठीक लिखे है. बस, पूरा सुनील याद सुनील रहेगा. शेट्टी सोच लीजिए सर, याद रहेगा. हाँ, सीएस शेट्टी. ठीक है. नहीं, चलो सीएस शेट्टी. हाँ, और इसके एफएसआईबी के चीफ कौन है इस समय, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बोर्ड. के देख भानु प्रताप शर्मा. प्रताप शर्मा। अच्छा, भानु प्रताप शर्मा. मेरे कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट है भानु प्रताप. रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है ये तो। हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है. आईएएस को सारी जॉब मिल जाती हैं. जो आपके इस समय गवर्नर हैं वो भी पहले आईएएस थे. क्या मुझे नहीं आरबीआई गवर्नर है शांतिकांत दास, वो भी आईएएस ही थे. ठीक है. और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कई साल वो रहते सेक्रेटरी, बाद में उनको आरबीआई के गवर्नर बना दिया गया, मतलब जो रिटायरमेंट के बाद. ठीक है. तो आईएएस को ये सब जॉब मिलती है. दिस बैंक हैज स्टार्टेड द सिंपली क्लिक. हाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो भी फॉरेन सर्विसेज से थे. दिस बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. जैसे कोई फायदा नहीं वैसे चाइना में ब्रांच खोलने का, इतनी बड़ी बड़ी बैंक है वहाँ पे. खैर कहने की बात. This private bank for the first time set up its bank branch in China. एक्सिस बैंक ने भी खोला, मतलब स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक दोनों ने चाइना में अपने ब्रांच खोल दिया. दिस इंडियन कमर्शियल बैंक स्टार्टेड फर्स्ट एवर मूविंग एटीएम सर्विस, आईसीआईसीआई. भैया एटीएम तो फिक्स हो तो रूट हुआ. तो दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स, एचडीएफसी. कमर्शियल बैंक विच हैव बीन मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक्स आर, कौन से थे, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. पीएनबी. द बैंक ऑफ राजस्थान हैज बीन मर्ज्ड विद आईसीआईसीआई. दिस बैंक वाज क्लोज्ड ड्यू टू सिक्योरिटी स्कैम, बैंक ऑफ करड़ नहीं पता. These institutions are involved in long-term industrial financing, ICICI, IDBI, IFCI. ठीक है. और टाइप है और बैंक है इंडियन बैंक,
पब्लिक है, ICICI प्राइवेट है, सिटी बैंक फॉरेन है और सारस्वत बैंक कोऑपरेटिव है। ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में, ठीक है, वहाँ कोऑपरेटिव बहुत सारे हैं बैंक्स खासकर। This foreign bank operating in India has the largest number of branches in the country. Standard Chartered Bank. Standard Chartered foreign bank है ना शायद? अच्छा foreign bank का ही पूछ रहा है, हाँ ठीक है। This correctly match है large bank और country of origin. ABN AMRO Bank Netherlands, Barclays Bank UK, Kook Min Bank South Korea. Consider the following. Regional rural banks, lead bank scheme, NABARD, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमने देखा था शायद, इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना था। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे पे क्या लेड बैंक स्कीम, और फिर रीजनल रूरल बैंक, और फिर नाबार्ड उसका एज बता दो। रीजनल रूरल बैंक 1982, रूरल बैंक और 1975, 2 अक्टूबर 1975। 1975 ठीक है। अच्छा ये है तो SBI का 1955, लीड बैंक स्कीम 1969, रीजनल रूरल बैंक 1975, नाबार्ड 1982 ठीक है। The percentage of rural branches of all kind of private, public sector, commercial bank including regional rural bank as on, मतलब अब ये उस तारीख की बता रहा है 2012 का, या हो सकता है उसी के आसपास का क्वेश्चन हो। अकॉर्डिंग टू RBI was 37%, ठीक है, 37% कवरेज है। रूरल ब्रांचेस सारा का मिला के जितने भी प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, कमर्शियल बैंक है उनकी रूरल ब्रांचेस 37% है। LBS वही शायद है, लीड बैंक स्कीम इज वन ऑफ द economic measures taken by government of India for financial inclusion. What is LBS? Lead banking scheme. लेड बैंक था वहाँ पे, लेड बैंकिंग है, यही 1969 ठीक है, 1969 इसकी डेट थी। लेड बैंक scheme was launched, अच्छा December 1969. Functions of lead bank are performed by a bank designed for this purpose. Basic aim क्या था? Individual banks should adopt particular district for intensive development. ऐसा कुछ हुआ नहीं। Service area approach was implemented under the purview of lead bank scheme. District credit planning is done under the lead bank, ठीक है, district credit planning. This bank operates mainly in relation to small industries. SIDBI का head office कहाँ पर है? लखनऊ में ना? लखनऊ। ठीक है। फिर हेड ऑफिस ऑफ, हाँ ठीक है, देख लखनऊ। SIDBI has been established to finance small scale industries, ठीक है। नेम ऑफ बैंक और लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस, इलाहाबाद बैंक कोलकाता। ये सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, इलाहाबाद बैंक कोलकाता में हेड ऑफिस है उसका, कि नॉर्मली लोग प्रेडिक्ट करेंगे यूपी में कहीं होगा, ठीक है, मान लो इलाहाबाद नहीं है तो भी कहीं और होगा, लेकिन कलकत्ता में है। और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ, इंडिया ओवरसीज बैंक चेन्नई। Financial inclusion can be encouraged by issuing a specific letter of credit to the deserving beneficiary, by providing banking services to people of lower income group with zero or minimum balance, by providing financial services to low income group, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन किसी भी रूप से उनको सम्मिलित करना। The objective of financial inclusion are to extend financial services to poor population, to extend financial sector into rural areas, to unlock the door of growth potential of weaker section. It is not objective of financial inclusion, shrinking of banking infrastructure. These are hindrance of process of financial inclusion, low income, illiteracy, lack of bank branches. Or chairman of the Committee of Financial Inclusion constituted on January 2005, C. Rangarajan. Committee on Financial Inclusion important है। This committee has given its recommendation on financial inclusion, वही रंगराजन कमेटी, वही सिंह, ठीक है। The purpose of setting up a small finance bank in India to supply credit to small business units, to supply credit to small and marginal farmers, to the establishment of payment banks is being allowed in India to promote financial inclusion. These statements are correct, मतलब इनके रिस्पेक्ट में मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट chain are owned and controlled by resident are eligible to be promoters of payment banks. Payment banks cannot issue credit card.
पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, पेमेंट बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, डेबिट कार्ड दे सकती है, ऐसे मतलब ना, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पता है ना। और पेमेंट बैंक जो है लेंडिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकती। लेंडिंग एक्टिविटीज मतलब कि पैसा देना, लोन देना, ठीक है, लोन नहीं दे सकती। तो उसकी लिमिट भी थी शायद 1 लाख ही हो सकता है बैंक अकाउंट में, उससे ज़्यादा नहीं था पहले, अभी पता नहीं। RBI has cleared the resolution to start payment bank in India for improving financial inclusion. Following committee has recommended creation of payment bank. नचिकेत मोर कमेटी इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी कमिटीज, फाइनेंशियल कमिटीज हैं, इनका क्या पर्पस था और ईयर, 3 चीज आप नोट कर लो कहीं से भी, अच्छा रहेगा, मतलब एग्जाम में फायदा करेगा ऐसे क्वेश्चन में। What is shadow banking? Financial transaction and other activities of non-banking financial intermediaries। ठीक है, shadow banking। तो the difference between bank and non-banking financial institutions is that a bank indulges in a number of activities relating to finance with range of customers, while an NBFI is mainly concerned with the term loan need of large enterprises। ठीक है, NBFC या NBFI ये लोन देने के उसमें ज़्यादा रहती हैं, मतलब जैसे हमारा नॉर्मल बैंक होता है, हम पैसा जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, ये सब होता है, वहाँ ये सब नहीं होता। वहाँ जाओ, लोन लो, बात खत्म, उसके बाद वो पेमेंट के लिए एजेंट भेजेंगे आपके पास। With reference to non-banking financial corporations in India, correct statement, they can engage in acquisition of securities issued by government. They cannot accept demand deposit like saving account। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट वो नहीं ले सकते। डिमांड डिपॉजिट मतलब जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं फिर पैसा निकाल लेते हैं जब मन करता है, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो सकती नॉन फाइनेंशियल बैंक इंस्टीट्यूट में। On this date, Ombudsman scheme for the non-banking financial corporation 2018 was effectively introduced by RBI। अब डेट पूछा है, फालतू की चीज़ है, 23 फरवरी 2018। माइक्रो फाइनेंस इज में द, आया था ना हाँ सर, हाँ, ओम्बुड्समैन वाला 1982 में आया था ना शायद, इंडिया में पहला तो वाला। लेट आया। इंडिया में कब आया? इंडिया में 1982 में शायद, सबसे पहले महाराष्ट्र में आया था ना। हाँ वो मुंबई सर में। हाँ, लेकिन सर उससे पहले पास हो गया था सबसे पहले उड़ीसा में, हाँ मतलब आया वहां था, महाराष्ट्र का ही मुझे पता है। 1971 में आया था। अच्छा, हाँ, और 1970 में उड़ीसा 1971 में कहाँ पास पे? हो गया था। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, उड़ीसा में? सर नहीं, एक साल पहले 1971। उड़ीसा में पास हो गया था। अच्छा, 1971 में महाराष्ट्र में आया था हाँ शायद महाराष्ट्र में आया था। हाँ ये 71 में आया शायद था। यार। नहीं नहीं सर, ये 71 में ही है। हाँ, एक सेकंड में देख ही कंफर्म ले करो, रहा हूँ। कंफर्म करो। 1995। 1995 में आया। गूगल में ऐसा बता रहा है। First introduced in India in 1995 and was revised in 2002. तो सेंट्रल लेवल 1968 पर में या आया। स्टेट लेवल पर दोनों पे अलग है ना, हो सकता है सेंट्रल में आया सर ये जो 1995 में। लोकपाल लोकायुक्त उसी को कहते हैं ना, ओम्बुड्समैन। हाँ हाँ, ओम्बुड्समैन को ये हाँ तो 1968 में लिया 1971 भाई, अच्छा 1971 सर सही है। ठीक है। था। Microfinance is the provision of financial services to people of low income group. This includes both the consumer and self-employed. The service rendered under microfinance are कौन सी? Credit facilities, saving facilities, insurance facilities और fund transfer facilities। ठीक है, माइक्रोफाइनेंस में सारी चीजें आती हैं, क्रेडिट, saving, insurance। RBI has set up a committee to study the and give suggestions on microfinance sector। चेयरमैन कौन है? YH मलेगाम। ठीक है, RBI ने सेटअप किया था माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए। गुल्लक बच्चा बैंक इज बेस्ड इन पटना। ये BPSC क्वेश्चन रहा होगा। Among the credit to farmers, deposit of public borrowing from RBI and demand deposit of industries, it is asset of commercial bank, asset for a commercial bank। क्रेडिट टू फार्मर्स, ठीक है, क्यों एसेट है? जितना भी कोई लोन देता है ना वो उसका एसेट है, जो भी एंटिटी जो भी लोन देती है वो उसका एसेट है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसको मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोन ले रहे हो तो आपकी लायबिलिटी है, अगर आप लोन दे रहे हो तो आपका एसेट है। ठीक है, among the advances deposit
investment money at call and short notice. It is not included in asset of commercial bank in India deposits. ठीक है, क्यों? डिपॉजिट्स एक लाइबिलिटी है जो को देते हैं, डिपॉजिट एज ए डिपॉजिट, ठीक है, जो हमारे सेविंग अकाउंट में है वो बैंक पर लाइबिलिटी है क्योंकि उसको पे करना पड़ेगा हमें कभी ना कभी, ठीक है। और अगर वो डिमांड डिपॉजिट है तो मतलब हम अपने विल पे उससे मांग सकते हैं, भाई हमको जरूरत है, दो हमें अभी दो। Among the demand deposit, time deposit, interbank liabilities and other borrowing, it is the most important component of liabilities of commercial bank in India, time deposit, ठीक है। क्यों टाइम डिपॉजिट? क्योंकि उनकी फिक्स टेन्योर है ना, कि आपने 4 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए अपना पैसा फिक्स कर रखा है, तो वो उनके पास श्योरिटी है कि इतने साल के लिए पैसा हमारे पास है, ऐसा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन कमर्शियल बैंक मीन लोन इन विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड, ठीक है। एनपीए, जो एनपीए हम देखा था, एनपीए वही है, लोन जिसपे इंटरेस्ट ना मिले या प्रिंसिपल ही चला जाए, ठीक है, वो एनपीए। Priority sector lending by banks in India constitute the lending to agriculture, microfinance, micro and small enterprise, ठीक है। शायद स्टूडेंट को लोन भी इसी के अंदर देते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, पता नहीं है कि नहीं। काफी सारी चीजें थी उसमें प्रायोरिटी सेक्टर में। और उसके बाद क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स, कितना टाइम हो गया, ये अभी और है क्या? काफी है, इसको यही रोक देते हैं क्योंकि काफी है इसमें, ठीक है, समन हो खत्म नहीं गया। होगा। ठीक है, तो इसको यही रुकते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे यहीं से नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट टर्म लोन्स। ये तब तक के लिए धन्यवाद।